हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कई चीज़ों को कवर करने वाला हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आने वाले जितने भी प्रकार होते हैं उन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाला हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ओके, वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि यह वीडियो आपके काम का है या किसी और के काम आ सकता है तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, तो समय को बिना बर्बाद किए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ देख पा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, जितने भी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, मैं आज उन सभी को एक साथ इसी वीडियो के अंतर्गत कवर करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो आइए देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं और उनका ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में कैसे किया जाता है। ओके, दोस्तों जैसा कि आप इस वाक्य में देख रहे हैं, क्या वे स्कूल गए थे। यहां पर आपको वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द लगा हुआ है, यह सवाल पूछ रहा है कि क्या वे स्कूल गए थे। तो यहाँ आपको जवाब देना होगा, हाँ वे स्कूल गए थे या नहीं वे स्कूल नहीं गए थे। मतलब यह वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसे अंग्रेजी में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ओके, यह सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, क्योंकि यह सेंटेंस आपको बताता है, क्योंकि इस सेंटेंस से आपको यह पता चलता है कि क्या वे स्कूल गए थे या पास्ट के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, जो समय बीत चुका है उस समय के बारे में चर्चा हो रही है और वहां एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वे स्कूल गए थे। इसी प्रकार के वाक्य जो है कि आपके प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी। ओके, तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन जो है कि हिंदी से अंग्रेजी में कैसे किया जाएगा, उसका फार्मूला क्या होगा। ओके, दोस्तों इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए जो तरीका है, जो फार्मूला है, वह सबसे पहले हम डीड को लिखते हैं, देन सब्जेक्ट को लिखते हैं, देन हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, पहले सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते थे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लेते थे, लेकिन जैसे ही यह इंट्रोगेटिव हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है और डीड का हम इसमें यूज करते हैं, वैसे ही आपका वर्ब का जो है कि प्रथम रूप, ओरिजिनल रूप ही लिखा जाता है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, डिड को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर आपके वर्ब के ओरिजिनल रूप यानी V1 को लिखेंगे, देन आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। आइए देखते हैं इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होगा। क्या वे स्कूल गए थे, आपका फार्मूला क्या कहता है, सबसे पहले हम डिड को लिखेंगे। ओके, हम डिड को यहां लिख चुके हैं। इसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है, क्या वे स्कूल गए थे। कौन गया था स्कूल, वे की अंग्रेजी होता है दे,
बिकॉज दे इज द सब्जेक्ट हियर। देन हमें लिखना है वर्ब के ओरिजिनल रूप V1 को, क्या वे स्कूल गए थे, जाने की क्रिया गए थे, या आपका वर्ब हुआ, इसकी अंग्रेजी होता है गो, डिड दे गो, कहां गए थे, स्कूल, टू स्कूल। दोस्तों आपका यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए थे। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको वाक्यों की कैटेगरी को पहचानने का तरीका सीखना होगा, उसे अपने दिमाग में सेट कर लेना होगा। जैसे आप वाक्यों को पहचानना सीख लेंगे तो ट्रांसलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है कि आपको फार्मूले के आधार पर करना है, एंड दैट इज वेरी सिंपल। आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है क्या मैंने खाना खाया। इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मैंने खाना खाया था भी आप लगा सकते हैं। ओके, यह वाक्य आपको बताता है पिछले बीते हुए समय के अंदर की बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, जो समय बीत चुका है उस समय की बात हो रही है, जो समय बीत चुका है उस समय की बात हो रही है। और यहाँ पर वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द लगा हुआ है, यह शब्द जो है इस वाक्य को प्रश्न वाचक बनाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाता है। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। सबसे पहले आपको किसको लिखना है, डिड को लिखना है, डिड को हम ब्लाइंडली लिख देंगे यहां। अब आती है बारी सब्जेक्ट को तलाश करने की, क्या मैंने खाना खाया, मैंने, ये आपका इस वाक्य में सब्जेक्ट है। मैंने की अंग्रेजी क्या होता है, आई। डिड आई क्या किया, खाना खाया, ईट फूड। डिड आई ईट फूड, ये आपका वाक्य जो है हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। बहुत ही सिंपल है, जरा भी यह कठिन नहीं है। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों योर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या वे खेले थे। यहां पर भी पास्ट की चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। डिड को हमें क्या करना है, ब्लाइंडली लिख देना है, कुछ विचार नहीं करना है, यह एज इट इज लिख दिया जाएगा। जैसे ही आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात होगी, डिड सबसे पहले लिख दिया जाएगा। ओके, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, क्या वे खेले थे, वे, ये आपका सब्जेक्ट है। वे की अंग्रेजी होता है दे, हम दे को यहाँ लिख देंगे। देन हमें तलाश करना है इस वाक्य की क्रिया की, वर्ब की, क्या वे खेले थे, खेले, खेलने की क्रिया जो है यहाँ वर्ब है, इसकी अंग्रेजी होता है प्ले। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया, डिड दे प्ले। यहाँ पे एक और चीज जो है कि हो सकता है, क्या वे खेले थे, क्या वे क्रिकेट खेले थे, तब यह सेंटेंस क्या बनता, डिड दे प्ले, तब क्या बनता, डिड दे प्ले क्रिकेट। ओके, बहुत ही सिंपल है, जरा भी यह कठिन नहीं है। दोस्तों आप पेशेंस बना करके रखिए, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप जितना पेशेंस के साथ में इस वीडियो के साथ में समय बिताएंगे, आपका ज्ञान उतना ही मजबूत होगा और आप अंग्रेजी के ऊपर में अपनी पकड़ को उतना ही मजबूत कर पाएंगे। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं।
दोस्तों आपका अगला वाक्य है, क्या राम जाना चाहता था। यहां पर भी वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द लगा हुआ है, यह वाक्य भी आपका प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले डिड को ब्लाइंडली लिखना है। डिड यहां हमने लिख दिया। देन हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, क्या राम जाना चाहता था। राम, राम इज द सब्जेक्ट हियर, हम राम को यहां लिखेंगे। अब आती है बारी आपके वर्ब की। यहां वर्ब क्या है, क्या राम जाना चाहता था। चाहता था, चाहना जो है यहां पर मेन वर्ब है और उसकी अंग्रेजी होता है वांट। डिड राम वांट, क्या चाहता था, जाना। डिड राम वांट टू गो। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पे एक और चीज आप जोड़ सकते हैं, क्या राम जाना चाहता था। यहां आप जोड़ सकते हैं पटना। क्या राम पटना जाना चाहता था, तब आपका सेंटेंस क्या होता, डिड राम वांट टू गो टू पटना। उस कंडीशन में आपका सेंटेंस क्या बनता, डिड राम वांट टू गो टू पटना। दोस्तों यहां आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसानी के साथ में इस फार्मूले के सहारे हम हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन चंद सेकंडों में कर दे रहे हैं। अगर आप इस फार्मूले को, अगर आप इस तरकीब को समझ पाते हैं तो आप भी जो है कि चंद सेकंडों में इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा, ताकि एक एक चीज जो मैं आज यहाँ बताने वाला हूँ, कई चीजों को लेकर के आया हूँ, एक दो सेंटेंस ही नहीं, इसमें कुछ 20+ सेंटेंस होंगे। एक एक सेंटेंस एक अलग चीज को बताएगा। अगर आप चाहते हैं उसे सीख लेना तो वीडियो के अंत तक जरूर चिपके रहिए, बने रहिए और पेशेंस के साथ देखिए और सीखते रहिए। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की थी। यह सेंटेंस देखने में बड़ा लग रहा है, बट बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले डिड को लिखना है। डिड को हमने लिख लिया। देन हमें सब्जेक्ट की तलाश करनी है, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की थी। किन्होंने, उन्होंने। उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगा, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट हियर, डिड दे। देन आती है वर्ब की बारी। वर्ब क्या है, मदद की थी, हेल्प। ओके, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की थी। किसकी मदद, तुम्हारी। डिड दे हेल्प यू। दोस्तों आपका यह वाक्य भी चंद सेकेंडों में ट्रांसलेट हो गया। आप देख रहे हैं कि मैं इस फार्मूले को फॉलो कर रहा हूं और हर एक वाक्य जो है कि बड़ी आसानी के साथ में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जा रहा है। हाँ, एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्या, यू विल हैव टू रिमेंबर द नंबर ऑफ वर्ड्स। होता क्या है कि किसी इमारत को खड़ा करने के लिए जिस प्रकार से ईंट की जरूरत होती है, ईंट का एक अहम रोल होता है, उसी प्रकार से इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड्स का जानना, वर्ब को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको घर बैठे जो है कहीं से भी आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं और अपने वर्ड पावर को मजबूत कर सकते हैं, ताकि ट्रांसलेशन करते समय आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, दोस्तों आपका अगला वाक्य है, क्या वे पढ़ने गए थे। यहां क्या लिखना है, सबसे पहले में डिड को लिखना है। देन हमारा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, क्या वे पढ़ने गए थे। कौन गया था, वे। वे के अंग्रेजी क्या होता है, दे। देन हमें वर्ब के ओरिजिनल रूप को लिखना। वर्ब क्या है, क्या वे पढ़ने गए थे, जाने की क्रिया।
गो, कहाँ गए थे? पढ़ने, टू रीड। डिड दे गो टू रीड। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी बहुत ही आसानी के साथ में ट्रांसलेट हो गया। अब तक दोस्तों हम लोग जो है कि सिंपल इंटरोगेटिव की चर्चा कर रहे थे इस वीडियो में। ओके, अब हम लोग जो है कि इसी सेंटेंस में नेगेटिव कैसे बनेगा, ओके, उस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वह सेंटेंस नेगेटिव कैसा दिखेगा और उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अभी आपने देखा, क्या वे पढ़ने गए थे? क्या वे पढ़ने नहीं गए थे? यह नहीं शब्द यहां जब हम लगाते हैं तो यह सेंटेंस जो है आपका नेगेटिव भी बन जाता है। क्या शब्द पहले लगा हुआ है जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक हो गया, और नहीं लगाने के बाद में यह प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे? पहले के ट्रांसलेशन में आप देख रहे हैं कि फार्मूला क्या कहता है, डीड को पहले लिखा जाएगा, देन सब्जेक्ट को लिखा जाएगा, देन आपके वर्ब के ओरिजिनल रूप को लिखा जाएगा, देन हम अंत में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तब यह फार्मूला भी बदल जाएगा। ओके, दोस्तों आप देख रहे हैं कि फार्मूला यहाँ चेंज हो चुका है। मैंने उसे चेंज कर दिया है क्योंकि अभी हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। सो आई हैव द रिटन द फार्मूला टू ट्रांसलेट द नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, इसमें है क्या? सबसे पहले हमें डिड को लिखना है, देन सब्जेक्ट को लिखना है, देन नोट को लिखना है, नोट के बाद में आपका वर्ब का ओरिजिनल रूप लिखा जाएगा, देन अंत में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ओके, आइए देखते हैं आपका सेंटेंस क्या था। क्या वे पढ़ने नहीं गए थे? ओके, डिड एज इट इज रहेगा, देन सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हमको नोट लिखना है। ओके, हमने यहां नोट को लिख दिया। इसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। वर्ब क्या है? गो। बाकी जो है कि आपका ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। डिड दे नोट गो टू रीड? क्या वे पढ़ने नहीं गए थे? बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसके ट्रिक को पकड़ लेते हैं कि सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे किया जाता है तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे और उसका ट्रांसलेशन भी आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आपका अगला वाक्य है, क्या उसने गाली नहीं दी? या क्या उसने गाली नहीं दी थी? सेम बात। ओके, यहां देखिए, डीड को पहले लिखना है, देन आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? क्या उसने। उसने जो है यहां पर सब्जेक्ट है। उसने की अंग्रेजी क्या होता है? डिड ही। ओके, गाली नहीं दी थी, डिड ही। देन हमें नोट को लिखना है फार्मूले के आधार पर, नोट अब्यूज। डिड ही नोट अब्यूज? क्या उसने गाली नहीं दी या क्या उसने गाली नहीं दी थी? दोस्तों यहां आप देख पा रहे हैं कि वर्ब का जो है कि हमेशा फर्स्ट रूप ही यूज हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पास्ट टेंस और वर्ब के V1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसका कारण यह है कि डीड जो है दिस इज द पास्ट रूप ऑफ डू, और डीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जिसके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका यह सेंटेंस जो है पास्ट इन डिफिनिट टेंस का है। ओके, यह डीड जो है आपको लेकर के चलता है कहां पर? पास्ट इन डिफिनिट टेंस के पास में, बिकॉज दिस इज द हेल्पिंग वर्ब हियर टू ट्रांसलेट दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
आपका अगला वाक्य है योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या राम ने यह काम नहीं करना चाहा। दोस्तों यह सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बट बड़ा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन करके यह कैसे छोटा हो जाता है। पहले हमें डिड को लिखना है, देन हमें सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, क्या राम ने, राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। देन हमें नोट को लिखना है एज इट इज। अब आती है बारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ओरिजिनल फॉर्म की। क्या राम ने यह काम नहीं करना चाहा। चाहा, चाहना जो है यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है, इसकी अंग्रेजी होता है वांट। ओके, अब देखिए क्या राम ने यह काम नहीं करना चाहा। डिड राम नॉट वांट टू डू दिस वर्क। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह बड़ा सा सेंटेंस भी बड़ी आसानी के साथ में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द रूल्स। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म V1 देन ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखिए डिड आपके फार्मूले का पार्ट है, राम इज द सब्जेक्ट हियर, नोट आपके फार्मूले का पार्ट है, वांट इज द मेन वर्ब V1, देन यहां से लेकर के यहां तक जो बचता है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जिसे हिंदी में उद्देश्य कहा जाता है। ओके, अगर इस प्रकार से आप डिवाइड करना सीख लेते हैं सेंटेंस को, टुकड़े टुकड़े करके सेंटेंस के पार्ट को पहचानना सीख लेते हैं, तो आपका बड़ा से बड़ा सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और चुटकी में उसका ट्रांसलेशन आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, सीखना होगा, वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना होगा। ओके, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है, क्या आपने पत्र नहीं पढ़ा था। यहां भी हमें सेम वही काम करना है। डीड को हम पहले लिखेंगे जो आपका फार्मूला कहता है, देन सब्जेक्ट। क्या आपने पत्र को नहीं पढ़ा, आपने, इसकी अंग्रेजी होता है यू। डिड यू नोट रीड द लेटर। दोस्तों आपका यह सेंटेंस भी बहुत ही आसानी के साथ में ट्रांसलेट हो गया। आप देखते हैं कि एकदम चंद सेकेंडों में आपका वाक्य जो है ट्रांसलेट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग इस रूल्स को, इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ वर्ड पावर की कमी नहीं है। आपको भी अपने वर्ड पावर को इसी प्रकार से बढ़ा लेना होगा, ताकि जो भी सेंटेंस आएगा उसके वर्ड के लिए आपको जो है कि रुकना नहीं पड़े, तुरंत जो है कि आपके दिमाग में वह वर्ड आना चाहिए एंड यू कैन ट्रांसलेट योर सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वेरी इजीली। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं। आपका अगला वाक्य है, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या राम जाना नहीं चाहता था। यह सेंटेंस भी आपका इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द लगा हुआ है जो इसको इंटेरोगेटिव बनाता है, और नहीं शब्द लगा हुआ है मिडिल ऑफ द सेंटेंस जो कि इसको नेगेटिव भी बनाता है। ओके, डिड को हमें एज इट इज लिखना है, कुछ सोचना नहीं। अब आती है बारी आपके सब्जेक्ट की, क्या राम जाना नहीं चाहता था। सब्जेक्ट है यहाँ पर कौन, राम, हम राम को लिख देंगे, देन नोट को एज इट इज लिख देंगे। अब आती है बारी वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म की। वर्ब क्या है यहाँ पर, क्या राम जाना नहीं चाहता था, चाहता था, ये आपका मेन वर्ब है जिसकी अंग्रेजी होता है वांट। क्या नहीं चाहता था, क्या राम जाना नहीं चाहता था। डिड राम नोट वांट टू गो। आपका यह सेंटेंस भी दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ में ट्रांसलेट हो गया।
ओके, इस सेंटेंस में एक चीज और आप कर सकते हैं, क्या राम जाना नहीं चाहता था? क्या राम पटना जाना नहीं चाहता था? तब क्या सेंटेंस बनता आपका? डिड राम नॉट वांट टू गो टू पटना? आपका सेंटेंस ऐसा हो जाता, डिड राम नॉट वांट टू गो टू पटना। इस प्रकार का आपका सेंटेंस बनता। जस्ट थोड़ा थोड़ा जो है कि इसमें चेंजेस को आपको ध्यान में रखना होगा, आपको अपना दिमाग भी चलाना होगा, सीखते वक्त आपको चौकन्ना रहना होगा। ओके, अब दोस्तों देखे रहे कि अब दोस्तों आपने देखा कि डिड को पहले रख करके हमने इस प्रकार के प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिस वाक्य के अंदर में पूछा जाता है कि राम ने खाना क्यों नहीं खाया था, वे स्कूल क्यों नहीं गए थे। शब्द के अंदर में ऑलरेडी कुछ ऐसे शब्द लगे हुए रहेंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। इस प्रकार के भी प्रश्नवाचक होते हैं और उस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर नेगेटिव भी होता है। ओके, अभी हम लोग डिड के सहारे बनने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में सीखा और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के बारे में सीखा। लेकिन अभी जो है कि इसी वीडियो में हम आगे क्या सीखने वाले हैं, कुछ अलग सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं वह अलग चीज क्या है। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर में देख रहे हैं, why, what, where, how, when, then ऊपर लिखा हुआ है प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 then ऑब्जेक्ट। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, why, what, where, how, when प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों अभी हम दो अलग अलग प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन एक साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, और यह वाक्य भी जो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, जिसमें why, what, where, how and when जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा। पहले आपने देखा कि did लगा करके हम प्रश्नवाचक वाक्यों का ट्रांसलेशन कर रहे थे। अभी आप देखेंगे कि हम why, what, where, how and when जैसे शब्दों का उपयोग करेंगे और प्रश्नवाचक वाक्यों का जो है कि ट्रांसलेशन करेंगे। और प्रश्नवाचक नेगेटिव सेंटेंस भी होगा, जो कि दूसरे फार्मूले में नेगेटिव शब्द यहाँ नोट का हमने यूज किया है। पहले हम ऊपर वाले के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, आइए देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंस कैसे होते हैं। ओके, वे क्यों स्कूल गए थे? दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वाक्य के पहले हम क्या शब्द लगाते थे वह नहीं लगा हुआ है। यहाँ क्या है, वे क्यों स्कूल गए थे। कहाँ गए थे? स्कूल गए थे। क्यों गए थे? यह सवाल पूछ रहा है, मतलब यह प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका फार्मूला क्या है? यह ऊपर वाला जो फार्मूला है, इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में करने के लिए लिखा गया है। ओके, आइए देखते हैं पहले क्या करना है। क्यों की अंग्रेजी क्या होता है? वाई। यहाँ वाई लिखा हुआ है, पहले हम वाई को लिख लेंगे। अब क्या करना है? प्लस डिड लिखना है। डिड को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब आती है बारी वाक्य के सब्जेक्ट को तलाशने की। वे क्यों स्कूल गए थे? कौन? वे। वे की अंग्रेजी होता है दे एंड दे इज द सब्जेक्ट हियर। Why did they, देन क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या है? गए थे, जाने की क्रिया, इसकी अंग्रेजी होता है गो। कहां गए थे? स्कूल। गो टू स्कूल। दोस्तों आपका यह सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। क्या बना? Why did they go to school? वे क्यों स्कूल गए थे। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। इस प्रकार का जो भी वाक्य होगा, अगर आप फार्मूले को ध्यान में रखते हैं तो आप कहीं पर भी बैठ करके इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। और इसका अगर आप कुछ ज्यादा समय तक प्रैक्टिस करते हैं, देन यू कैन बिकम द मास्टर लाइक इज मी। ओके,
दोस्तों आपका अगला वाक्य है योर नेक्स्ट सेंटेंस इज वे कहाँ गए थे। इस वाक्य में भी आप देख रहे हैं कहाँ शब्द लिखा हुआ है जो इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। यह पूछ रहा है कहाँ गए थे, वे कहाँ गए थे। ओके, कहाँ की अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। वेयर को हम पहले लिखेंगे, देन हमें डिड को लिखना है, डिड को लिखेंगे। डिड को लिखने के बाद आपका सब्जेक्ट। ओके, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वे कहाँ गए थे। वे की अंग्रेजी होता है दे, दे इज द सब्जेक्ट हियर। हम दे को यहाँ लिख लेंगे। बाद में आती है बारी वर्ब की। वर्ब क्या है, वे कहाँ गए थे, जाने की क्रिया, गए, गो। वेयर डिड दे गो, वे कहाँ गए थे। दोस्तों इसी वाक्य को आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, जो कि यह जो फार्मूला लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, इस फार्मूले का वहां पर यूज हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे होगा। वे कहाँ गए थे, बस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, वे कहाँ नहीं गए थे। ओके, अब देखिए आपका ट्रांसलेशन कैसे चेंज हो जाएगा। हमें वेयर पहले लिखना था, हमने लिखा हुआ है। डिड पहले लिखना था, हमने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या करना है, नोट को लिखना है, जो कि यहाँ हमने V1 को लिखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, V1 को हटा देंगे। हमने V1 को यहाँ से हटा दिया है, अभी हम नोट को लिख लेंगे। देन हमें V1 को लिखना है। V1 क्या, गो। दोस्तों आपका यह सेंटेंस हो गया, वेयर डिड दे नॉट गो, वे कहाँ नहीं गए थे। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अगर आप ऊपर वाले को समझ पा रहे हैं तो इस कैटेगरी को, निचले कैटेगरी को भी समझना जो है कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। बस थोड़ा सा चेंजेस क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ वर्ब को लिखा गया है, और इस कैटेगरी में जैसे आप नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद में नोट को लिखा जाएगा, उसके बाद में आपके वर्ब का पार्ट आएगा, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पार्ट आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, आइए कुछ और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है मैंने क्या किया था। यह भी जो है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए क्या शब्द लगा हुआ है वाक्य के बीच में, और इसकी अंग्रेजी होता है व्हाट। व्हाट को हम पहले लिख लेंगे जैसा कि आपका फार्मूला कहता है। व्हाट के बाद में हमें डिड को लिखना है, क्योंकि यहाँ आपका फार्मूला कहता है। देन अब आती है बारी सब्जेक्ट की। मैंने क्या किया था, किसने, मैंने। मैंने की अंग्रेजी होता आई, एंड आई इज द सब्जेक्ट हियर। आई को हमने यहाँ लिख लिया। व्हाट डिड आई, मैंने क्या किया था। व्हाट डिड आई डू, दिस इज द गिवन हियर। ओके, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया था। दोस्तों इसको देखिए फिर हम नेगेटिव बनाते हैं और इस फार्मूले के आधार पर उसका ट्रांसलेशन करेंगे। यह सेंटेंस नेगेटिव कैसे होगा, मैंने क्या, यहां पर हम क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे। मैंने क्या नहीं किया था। हमको अब यहां चेंज क्या करना होगा, व्हाट एज इट इज रह जाएगा क्योंकि फार्मूला कहता है। डिड एज इट इज रह जाएगा क्योंकि फार्मूला कहता है। सब्जेक्ट भी एज इट इज रह जाएगा क्योंकि फार्मूला कहता है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे मेन वर्ब को लिखा गया है, लेकिन हमें करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमें पहले नोट लगाना है, देन हम वर्ब को लिखते हैं। ओके, तो हमें जस्ट इसको मिला करके यहां हम पहले नोट को लिख देंगे, फिर हम डू को लिख देंगे। आपका सेंटेंस क्या बना, व्हाट डिड आई नॉट डू, मैंने क्या नहीं किया था, या मैंने क्या नहीं किया। ओके, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत आसानी से यह सेंटेंस आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको समझना होगा। आपको वर्ड पावर को बढ़ाइए, आप घर बैठे वर्ड को याद कीजिए, कहीं से भी याद कीजिए, डिक्शनरी से याद कीजिए, नई नई किताबें पढ़िए, नए नए वर्ड को सीखिए, एंड keep in your mind these all formulas and learn how to apply and where to apply. Okay, आइए कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं।
दोस्तों आपका अगला वाक्य है राम ने तुम्हें कब पीटा था। यह सेंटेंस भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव नहीं है। हम पहले वाले के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करना है, राम ने तुम्हें कब पीटा था। कब, यह सवाल पूछ रहा है कि कब पीटा था। कब की अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। व्हेन को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड एज इट इज लिख लिया जाएगा। इसके बाद बारी आती है आपके सब्जेक्ट की। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम ने तुम्हें कब पीटा था। राम इज द सब्जेक्ट हियर, राम लिखेंगे। अब बारी आती है आपके वर्ब की। वर्ब क्या है, राम ने तुम्हें कब पीटा था। पीटा, दिस इज द वर्ब हियर। और वर्ब की अंग्रेजी क्या होगी, पीटा की, बीट। किसको पीटा था, तुम्हें। When did राम beat you? आपका ट्रांसलेशन क्या बना, When did राम beat you? This is the perfect translation of this sentence. लेकिन बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसका ट्रांसलेशन गलत कर लेते हैं। क्या करते हैं, When did राम, यहां पर बीटेन लगा देंगे या वर्ब का सेकेंड रूप ले लेते हैं। उनको लगता है कि भाई हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो भाई हमारा सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ मतलब इंटरोगेटिव कैटेगरी में आ जाते हैं या नेगेटिव कैटेगरी में आ जाते हैं, जहां पे डिड का यूज होता है, वहां पर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ऑलवेज यूज होगा। वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। ओके, आइए एक और वाक्य लेते हैं और उसका ट्रांसलेशन करके आपको बताने का हम प्रयास करते हैं, जिसका ट्रांसलेशन आप बड़ी आसानी से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपका अगला वाक्य है सीता खाना क्यों पकाई थी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वाक्य के बीच में क्यों शब्द लगा हुआ है, जो इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाता है। और क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। हम वाई को पहले लिखेंगे, देन डीड को एज इट इज लिख लिया जाएगा। अब आती है बारी आपके सब्जेक्ट की, सीता खाना क्यों पकाई थी। ओके, सीता इज द सब्जेक्ट हियर, सीता को लिखेंगे हम यहाँ। इसके बाद में हमें वर्ब का ओरिजिनल रूप लिखना है, V1 लिखना है। क्या है यहाँ एक वर्ब, यहाँ पर वर्ब है पकाई थी, मतलब पकाई। पकाने की अंग्रेजी होता है कुक। क्या पकाई थी, खाना। Why did सीता कुक फूड। इस सेंटेंस में भी बहुत सारे छात्र जो है गलती क्या करते हैं, यहाँ कुक्ड लगा देते हैं, जो कि उनका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, आप वैसा नहीं कीजिएगा। आप अपने सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, उसकी कैटेगरी को पहचानिएगा। पहचानने के बाद में डिसाइड कीजिएगा, अगर वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो इस फार्मूले का आप जरूर यूज कीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन कतई गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाकर। सीता खाना क्यों, यहाँ हमने नहीं शब्द को ऐड कर दिया, क्यों नहीं पकाई थी। अब देखते हैं आपका यह सेंटेंस कैसे बनेगा। Why did सीता कुक फूड लिखा हुआ है। ओके, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, लेकिन सब्जेक्ट तक तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद जो है कि हमें क्या करना है, नोट का इस्तेमाल करना है, बाकी सेम रहेगा। Why did सीता नोट कुक फूड। दिस इज द परफेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस। ओके, आपने देखा कि हमने इस फार्मूला की यूज किया और इसी वाक्य को, पहले वाले वाक्य को ही नेगेटिव बना करके फिर हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, एनीबॉडी कैन लर्न। सिर्फ आपको पेशेंस बनाए रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो में जो चीज भी बताया जा रहा है आपको एक बार नहीं कई बार देख करके इसको रिवीजन करना होगा। जहां आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन लीव योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनके पास में पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, जो महंगे ट्यूटर के पास नहीं जा सकते हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो हो सकता है यह वीडियो उन छात्रों तक पहुंच जाए एंड दे कैन लर्न द इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, उनकी भी मदद आप कर सकते हैं एक शेयर करके। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर
जरूर कीजिए। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।